बहुत स्वागत। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ आपके साथ। हमारे मेहमान समीर चौगांवकर साहब, विनोद अग्निहोत्री जी, विजय त्रिवेदी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत एक बार फिर आप लोगों का। कई खबरें भी और रहती हैं। अभी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव ने फिर उसमें जो है अपने पीडीए, जो उनका जो वोट बैंक है कोर, उसका जिक्र जो है वो उन्होंने किया। लेकिन पीडीए की एक अलग लड़ाई चल रही है जिसमें अखिलेश यादव और पूजा पाल, ये दो किरदार हैं। ये तल्खी और बढ़ती जा रही है। कल अखिलेश यादव ने, पूजा पाल ने योगी जी की तारीफ की थी। अतीक अहमद को का साम्राज्य जिस तरीके से मिट्टी में मिलाया गया, उन्होंने तारीफ की, कहा मुझे न्याय मिला, मुख्यमंत्री योगी ने मुझे न्याय दिलाया। और प्रदेश में लोग अब उम्मीद से उनकी ओर देखते हैं। सदन में बात हुई, उनको बर्खास्त कर दिया समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव ने। फिर अखिलेश यादव को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी पूजा पाल ने, और कहा कि आपने मुझे क्यों बर्खास्त किया मैं नहीं जानती हूं, लेकिन मुझे न्याय जिसने दिया मैं उसकी तारीफ तो करूंगी। बहरहाल इसके बाद उन्होंने कहा कि अपनी एक चिट्ठी में कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी मृत्यु की जिम्मेदार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी होगी। तो उन्होंने अपनी जान का खतरा सीधे अखिलेश यादव का नाम लेके बताया चिट्ठी में। अखिलेश यादव ने इसके जवाब में एक चिट्ठी लिखी देश के गृह मंत्री अमित शाह को। वो उनके प्रदेश अध्यक्ष के नाम से लिखवाई गई थी चिट्ठी, और उसमें उन्होंने ये कहा, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला भी उन्होंने, कि इन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि इनकी जान को खतरा है, तो मुझे यूपी सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है निष्पक्ष जांच की। ये जांच होम मिनिस्टर कराएं और पता करें कि इनकी जान को किससे खतरा है, वरना कहीं ये ना हो कि बीजेपी समर्थक हमारे पीछे पड़ जाए, हमारी जान को खतरा हो जाए। तो इसका दूध का दूध पानी का पानी अब होम मिनिस्टर करें, योगी जी इसकी निष्पक्ष जांच नहीं करा सकते। तो ये पहली चिट्ठी पूजा पाल की, दूसरी चिट्ठी अखिलेश यादव की अमित शाह को। अब इसकी तीसरी चिट्ठी और आ गई। फिर पूजा पाल ने एक लेटर लिख दिया अखिलेश जी को, और अब उन्होंने ये कहा कि आपने ये कहा कि आपने मुझे विधायक बनाया, तो 3 बार मेरे पति और मैं 2 बार, हम अपने दम पर जीते हैं, आपने हमको कभी नहीं जिताया। ये जो पिछला टिकट दिया वो आपने दिया, उससे पहले तो हम अपने दम पर जीतते थे। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पति की हत्या अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ ने की, और आपने मेरे खिलाफ अशरफ को उम्मीदवार बनाया समाजवादी पार्टी का। यह क्यों नहीं बताते आप? तब आपका पीडीए कहां गया था? क्या पाल समाज पिछड़ा समाज नहीं है? आपने पाल समाज के पीछे की एक महिला कैंडिडेट के सामने उसी के पति के हत्यारे को टिकट देके खड़ा किया। ये प्रदेश की जनता कभी नहीं भूलेगी। फिर आगे जो है उन्होंने ये भी कहा कि आपको केवल पीडीए के नाम पर देश में मुख्यमंत्री और यादव दिखाई देते हैं प्रदेश में। आप जब सरकार में थे, जब आप मुख्यमंत्री थे, तो आपने पूरे मंत्रिमंडल को यादवों और मुसलमानों से भर दिया था। आपने कौन से और पिछड़े समाज के व्यक्ति को मंत्री बनाया, यह भी अखिलेश यादव को बताना चाहिए। तो ये सब कुछ चल रहा है। तो इसमें अखिलेश यादव का हमारे पास रिएक्शन है। अखिलेश यादव जब ये कह रहे थे कि इनकी जान को जिससे भी खतरा हो, जांच अब केंद्र कराए। अरे भाई, यहां हम लोग जेल चले जाएंगे भाई, मार देंगे बीजेपी वाले। हालांकि नहीं बोलना चाहिए हमें ये बात, लेकिन अगर कोई ऐसी बात है किसी के मन में कि किसी से खतरा है, तो हम समाजवादी पार्टी के लोग, हालांकि पत्र में वही बात है कि इसकी जांच हो, इसकी जांच हो कि आखिरकार कौन ऐसे लोग हैं, कौन ऐसे संगठन के लोग हैं जो किसी की जान ले सकते हैं, जिस किसी को खतरा है किसी से। ये बात समझ में नहीं आती है कि कोई मुख्यमंत्री से मिले और उसको जान का खतरा दूसरे दल के नेता से हो। अब जान का किसको क्या खतरा है, तो बात से भी कोई जांच करेगा तो ही पता चलेगा। लेकिन असल लड़ाई राजनीतिक है, और वो जो पीडीए वो कहते हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, लड़ाई उसकी। और पूजा पाल कह रहे हैं मैं भी पीडीए हूं, मेरे साथ क्यों गलत कर रहे हैं आप? सर, अब सवाल पीडीए का है, सवाल राजनीतिक है। अब उनको उधर आना है, थोड़ा सा एक नदी घर बदलना है। हाँ, घर बदलना है, नदिया की दूसरी पार जाना है। तो ये सब लड़ाई चलती रहती है, और इस लड़ाई को अखिलेश जी भी अपना चला रहे हैं, क्योंकि उनको और अमित शाह जी तक पहुंच गए। कोई बहुत ऐसा बड़ा मसला नहीं है। लेकिन अब ये हो गया कि पूजा पाल जी ने अपना घर बदल लिया है मोटे तौर पर। ठीक है, अब वो उस घर में रहेंगी तो फिर इधर का तो चलता रहेगा। कोई बहुत मैं इसको इतने सीरियस नोट पे नहीं लेता कि जैसा वो दोनों बना रहे हैं पीडीए का तो कोई मसला ही नहीं है इसमें। पूजा पाल और अखिलेश जी का मसला ही है। जो बात उन्होंने, पूजा पाल ने अपनी दूसरी चिट्ठी में जो लिखी है कि आपके लिए पीडीए का कि मतलब यादव और मुसलमान, और ये आपकी सरकार में लोगों ने स्पष्ट देखा है। त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, ये मतलब ये तो स्वाभाविक भी है, और चूंकि
उत्तर प्रदेश में अगर पिछड़ों में देखें तो यादवों की संख्या ठीक ठाक है और उनके साथ मुसलमान मिल जाते हैं तो एक विनिंग कॉम्बो बन जाता है। ये बात हमेशा जो ओबीसी समाज के लोग हैं उनके मन में रहती है कि हमें अगर समाजवादी पार्टी में रहना है तो यादवों के पीछे रहना पड़ेगा। अब एक बड़ा वर्ग यादवों का है जो ये सोचता है कि अच्छा हमें यहां रहना है तो वो अखिलेश यादव के परिवार के पीछे रहना पड़ेगा। जब पीडीए की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं तो उसके पीछे वजह ही यही है क्योंकि उनको लग रहा है कि अब ये जो सो कॉल्ड पीडीए है अब उस तरह से काम नहीं करता और अगर पाल समाज पूरा का पूरा उसको एक तरह से कहें कि फेस वैल्यू पे ले ले या चलिए हम उस तरह से भी देखें कि कौन मरा तो भाई पूजा पाल का मत पति मरा, अभी किसकी हत्या हुई तो उमेश पाल की हत्या हुई, तो वो साफ साफ दिखता है। मतलब इसके लिए बहुत कुछ स्थापित करने की आवश्यकता नहीं। अखिलेश यादव को यहां रोचक ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भरोसा नहीं है लेकिन गृह मंत्री अमित शाह पर विश्वास है। ये एक मतलब महत्वपूर्ण बात है। जब इसको लेकर आगे बढ़ेंगे तो एक राजनीतिक वाला मसला है कि कैसे एक दूसरे के खिलाफ करते हैं, वो हमेशा इंजन डब्बा क्या क्या दिल्ली लखनऊ कहते हैं। दूसरा क्या है, जब वो कहेंगे पिछड़ा तो तुरंत पूजा पाल खड़ी हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी बड़ी तैयारी के साथ पूजा पाल को उन जगहों पर घुमाएगी जहां ये पीडीए का ये जो फॉर्मूला है ध्वस्त करने का अवसर मिले। सर एक्चुअली कोई जो उन्होंने अम्ब्रेला बनाया पीडीए का, पूजा पाल के निष्कासन से क्या उस पर कोई सवाल खड़ा होता है? और जो उनका आरोप है कि पीडीए इनके लिए मतलब केवल यादव मुसलमान, इस आरोप में कोई सच्चाई है? नहीं, ये बात तो है कि समाजवादी पार्टी में जो प्रभाव और वर्चस्व यादव और मुसलमानों को रहा है इसमें कोई वो नहीं है। हालांकि मुलायम सिंह जी जब नेतृत्व करते थे तो अपने साथ सभी वर्गों के नेताओं को रखते थे और वो सम्मेलन भी करते थे। शायद अखिलेश जी भी इस बार उस रणनीति को अपनाएंगे जो उन्होंने विधानसभा लोकसभा चुनाव में अपनाई थी। सिर्फ 5 यादवों को टिकट दिया था, वो भी उनके अपने परिवार के ही थे, बाकी उन्होंने सारे पीडीए के नेताओं को टिकट दिया था। देखिए, पूजा पाल जी के 2 पक्ष हैं। पहला पक्ष तो ये है कि उनके पति की हत्या हुई थी, अतीक अहमद शामिल थे, उनका पूरा गिरोह शामिल था और उनको जो न्याय मिला योगी जी के शासनकाल में, तो इसलिए उनके मन में उनका एक व्यक्तिगत मसला था। वो बिल्कुल बात सही है। लेकिन जब वो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ अखिलेश यादव ने अशरफ को टिकट दे दिया था, तो ये बात पूजा पाल को तब समझ में नहीं आई। समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके समाजवादी पार्टी से टिकट चुनाव लड़ रही थी। ये बात सही है, बिल्कुल ठीक बात मतलब है। जब उनके पति के अगर हत्यारे को उनके खिलाफ सपा ने खड़ा किया, आपको फिर पार्टी में सफाई मिली। उस पार्टी सफाई मिली, आप बीजेपी जा सकती थी। बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं राजनीतिक अवसरवाद तो उन्होंने भी देखा कि उनको लगा कि सपा की जो है हवा है, सपा की सरकार बन सकती है, तो सपा के साथ जाओ। और ये भी सही है कि वो पहले बीएसपी से विधायक थी, उसके जो राजू पाल थे वो भी बीएसपी से ही विधायक थे। तब मायावती जी का परचम लहरा रहा था प्रदेश में। अब उनको लग रहा है कि बीजेपी इस समय मजबूत स्थिति में, तो योगी जी के साथ जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पूजा पाल को घुमाने से कोई अखिलेश यादव का पीडीए टूट जाएगा, क्योंकि भाजपा का मुख्यमंत्री का चेहरा तो योगी आदित्यनाथ ही होंगे जी। और अखिलेश यादव का पूरा जो पीडीए है वो तो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व के खिलाफ है ना। तो ऐसे में पूजा पाल तो मुख्यमंत्री बनने सर शॉर्ट, क्योंकि मुझे अगली खबर पर आपका इनपुट चाहिए। ना कि पूजा पाल पे ज्यादा डोरे डालने से बेहतर है कि जो 4 पार्टियां मिली थी ना पीडीए की, उनका ध्यान रखे पार्टी अपने सहयोगी उनका ख्याल करे बीजेपी। बात सही कही। और वो कितना हजम कर पाएंगे पूजा पाल को? आज आप हिट जबरदस्त दे रहे हैं सर, स्पिन दे रहे हैं। हाँ, बहुत जबरदस्त। अगली खबर देखिए, व्यक्ति हैं बड़ी अगली खबर बहुत रोचक है, बहुत इंटरेस्टिंग। आप कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, यही 2 सबसे बड़े नेता वर्षों तक, दशकों तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के रहे। दोनों लोग मुख्यमंत्री रहे। मेरे ख्याल से कमलनाथ जी भी 2 टर्म, मतलब 2 बार बने और 2 बार दिग्विजय सिंह भी बने। दिग्विजय सिंह को पूरे टर्म मिले, कमलनाथ बड़े लंबे समय तक नहीं मिले। कमलनाथ जी एक बार बने, कमलनाथ जी एक ही बार बना, एक टर्म, वो भी शायद 18 महीने 1.5 महीने के लिए, और उनको 10 साल। लेकिन नेता तो वो लंबे समय। लेकिन अब हुआ ये है कि आपको मालूम होगा मार्च 2020 में जो इलेक्शन कमलनाथ जी की सरकार गिर गई थी, 2018 में चुनाव हुआ था और 20 में जब मुख्यमंत्री कमलनाथ थे वो जीते थे और वो सरकार 20 में गिर गई थी क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बहुत सारे विधायक लेकर के उधर बीजेपी के पास चले गए थे। नजर 22 विधायकों को लेकर, और उधर फिर शिवराज जी दोबारा मुख्यमंत्री बन गए थे। अब वो सरकार गिरी क्यों? बात पुरानी हो चुकी है, लेकिन इस बार कुछ खुलासे नए हुए हैं। अब एक इंटरव्यू में दिग्विजय सिंह साहब गए हुए थे और उनसे सवाल पूछ लिया गया कि भाई कहा जाता है आपकी वजह से सरकार गिर गई थी, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया आपसे नाराज थे इसलिए वो उधर चले गए थे। तो उन्होंने कहा नहीं, आपकी जानकारी गलत है। ज्योतिरादित्य सिंधिया मेरी वजह से नाराज नहीं थे, वो कमलनाथ जी से नाराज थे क्योंकि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, मैं तो मुख्यमंत्री उस वक्त था नहीं। और उन्होंने कहा कि मैंने तो ये चेतावनी भी दी थी कि ये घटना हो सकती है, संभालो इस बात को।
मतलब वो ये बात कमलनाथ जी के लिए कह रहे हैं। फिर उन्होंने रहस्योद्घाटन किया। उन्होंने कहा जब ये सारा मसला चल रहा था और हमें मालूम था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत नाराज हैं और ये भी पता लग रहा था कि कहीं ये पलट ही ना जाए, उधर ही ना चले जाए तो सरकार गिर जाएगी, तो फिर हमने एक बड़े उद्योगपति के घर पर एक बैठक बुलाई। उद्योगपति का नाम उन्होंने नहीं लिया है, शायद सर लोग बता पाएं। उन्होंने कहा कि उस बैठक के अंदर वो उद्योगपति, मैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ, हम चारों लोग थे और वहां पर हमारे बीच में कुछ मुद्दों पर सहमति बनी कि साहब ऐसे ऐसे कुछ बातें जो हैं ज्योतिरादित्य जी की मानी जाएंगी। उसमें यह बात थी प्रमुख तौर पर कि जिस रीजन से वो आते हैं, जहां उनका और ग्वालियर राजघराने का सारा प्रभाव है, ग्वालियर चंबल, उस रीजन में ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब की चल जाए, मतलब वो जो कहें उस इलाके में, उनकी एरिया में वो बातें मान लिए जाए। इस बात को लेकर यहां तक उन्होंने कहा कि कागज लाया गया, सादा कागज, उस पर हमने हस्ताक्षर भी किए, मैंने भी किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी किया, लेकिन बाद में वो जिन बातों पर सहमति हुई थी वो बातें मानी नहीं गई। मतलब जो वादे ज्योतिरादित्य सिंधिया से किए गए थे वो ऑनर नहीं हुए। तो उन्होंने कहा कि इसलिए अब मुख्यमंत्री तो कमलनाथ थे, तो इसलिए जिम्मेदार कमलनाथ थे इस बात के। और मैं कहता रहा कि वो बातें हुई हैं भाई, मान लो उन बातों को, नहीं तो ये चला जाएगा, और अंततोगत्वा वो चले गए। चलो साहब, ये इंटरव्यू हो गया। अब कमलनाथ जी पर जब सीधा आरोप लगा दिया उन्होंने कि इनकी वजह से सरकार गिर गई थी, और कितने वर्षों के बाद सरकार बनी थी वो, तो कमलनाथ जी ने ट्विटर पर इसका जवाब दिया और उन्होंने साफ कहा कि मेरी वजह से नहीं, ये सरकार दरअसल दिग्विजय सिंह जी की तरफ से गिरी थी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मध्य प्रदेश में 2020 में मेरे नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिरने को लेकर हाल में कुछ बयानबाजियां हुई हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पुरानी बातें उखाड़ने से कोई फायदा नहीं, लेकिन यह सच है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया को यह लगता था कि सरकार असल में दिग्विजय सिंह चलाते हैं। इस नाराजगी में उन्होंने कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा और सरकार गिराई। मतलब अब ये गमले लेकर दिग्विजय जी और कमलनाथ जी एक दूसरे के सर पर फोड़ रहे हैं। देखिए, तो विधानसभा चुनाव, हर विधानसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ एक दूसरे के कपड़े फाड़ते रहे। दिग्विजय सिंह के कारण सरकार कांग्रेस बोल दिया था एक बार कमलनाथ जी ने, मेरे नहीं, उसके दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो रहा था। और देखिए, ये तो बात सही है कि 2003 की सरकार अगर कहे तो वो दिग्विजय सिंह के कारण ही गई थी। अगर 2000 की बात करूं, दिग्विजय सिंह के कारण कांग्रेस सरकार बाहर सत्ता से हुई थी। अच्छा। इसमें कोई दो राय नहीं। 2020 का जो घटनाक्रम जिक्र हो रहा है, उस समय जरूर ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये लगातार लगता रहा कि भाई मध्य प्रदेश के अंदर दिग्विजय सिंह का दबदबा है और दिग्विजय सिंह के कारण मेरा राजनीतिक जो ग्राफ है मध्य प्रदेश के अंदर वो स्वीकार एक्सेप्टेंस नहीं हो पा रहा है। विभागों का जो बंटवारा हुआ, सीएम तो कमलनाथ थे। नहीं, कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, लेकिन एक कहा जाता था कि भाई कमलनाथ, दिग्विजय सिंह ने अपने बेटे को बढ़िया मंत्रालय दिलवा दिया, मंत्री बनवा दिया कैबिनेट में दिग्विजय सिंह ने अपने बेटे को। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने मंत्रियों के लिए अच्छे विभागों की बात करी तो उन्हें कई बड़े विभाग नहीं दिए गए। जब प्रभारियों की बात आई तो उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया को कम किया गया। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगातार ये लग रहा था कि भाई ये दिग्विजय सिंह है जो कमलनाथ के कान भरते हैं और उनके कारण सरकार जा रही है। लेकिन दिग्विजय सिंह का ये कहना भी चाहिए कि उन्होंने जिस उद्योगपति का जिक्र कर रहे थे वहां पर एक MOU साइन हुआ था इनके बीच में, मेमोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन लोगों ने तैयार किया था। वो 11 पॉइंट का था कि 11 पॉइंट पर सहमति बनाई गई थी। कमलनाथ ने भी उस पर हस्ताक्षर करे थे, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी उस पर हस्ताक्षर किए थे। और खासतौर से ग्वालियर चंबल संभाग में ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते थे कि भाई वो मेरा क्षेत्र है, वह मेरे से बिना पूछे ना आप DM अपॉइंट करोगे, न कलेक्टर अपॉइंट करोगे, न वहां पर कोई नियुक्तियां होगी, और वहां जो भी निर्णय होगा वो मेरे से पूछकर किए जाएंगे। कमलनाथ ने वो स्वीकार नहीं किया बहुत मामलों को लेके, और उसके बाद फिर 22 विधायक को लेके ज्योतिरादित्य सिंधिया का, मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया किसको जिम्मेदार मानते थे इस सब के लिए? दिग्विजय सिंह को? दिग्विजय सिंह को ज्यादातर मांगते थे, कमलनाथ भी थे, लेकिन उनको ये लगता था कि भाई कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों मिलकर मेरी राजनीति मध्य प्रदेश दोनों के आरोपों में कुछ कुछ सच्चाई है। दिग्विजय सिंह जो कह रहे हैं बिल्कुल, वो घटना, वो मीटिंग की बात सच है, बिल्कुल, और ये बात भी सच है कि उनको दिग्विजय सिंह से ही सर, मुझे बात तो ये नहीं बताई कि उद्योगपति किसके घर बैठक हुई है? उद्योगपति कौन था? ये समीर जी बता सकते कि असली बात पे चर्चा करें। वो राष्ट्र वही बता पाएंगे सर किसके साथ बैठे थे वो। असली बात नहीं, अगर आप ये भी कह देंगे मुझे मालूम है लेकिन मैं बता नहीं सकता, वो भी मान लेंगे। वो भी मान लेंगे हम। नहीं, ये तो मानना ही है आपको। फिर कहेंगे विद्वान। असली बात यही है कि कांग्रेस की सरकारें बनाने, बिगाड़ने, बचाने का काम उद्योगपति के घर पर होता है। यानी अंबानी अडानी कांग्रेस की सरकारें बनाते हैं, बचाते हैं, समझौता कराते हैं, मुख्यमंत्रियों को अपने घर बिठा लेते हैं, और जो नहीं मान पाता टूट तो आपने अडानी अंबानी कह दिया, मतलब इनमें से कोई एक था? अंबानी अडानी प्रतीक है भाई। राहुल जी कोई अंबानी अडानी थोड़ी नहीं कहते हैं। राहुल जी तो कहते हैं ना उद्योगपति। राहुल जी ने तो कहा कि अडानी से कोई ऐसा हाँ, मतलब कोई निजी झगड़ा थोड़ी ना, चंदा लेते ही होंगे। चलें, ठीक। अब अगली खबर दिल्ली की खबर है, और ये कुछ ना समझ में आ पाने वाली खबर है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला होता है उनकी जन सुनवाई के दौरान, और हमला बताया गया बाद में कि बड़ा भीषण था, मुख्यमंत्री को चोट आती है। उसके बाद दिल्ली पुलिस से उनकी सुरक्षा लेकर सीआरपीएफ को दे दी जाती है। जेड कैटेगरी सीआरपीएफ की सुरक्षा उनको दे दी जाती है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का भी उसी के अगले दिन या एक दो दिन बाद कुर्सी बदल दी जाती है, नए पुलिस कमिश्नर आ जाते हैं। तो और खबरों में ये छपता है, हमने भी चर्चा की थी कि नाराजगी दिल्ली पुलिस से थी, और सीएम हाउस के लोग जो थे वो शिकायत कर रहे थे कि इनकी सुरक्षा में ढिलाई बरती जा रही है। तो क्या ये वजह बनी दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बदलने की और उनकी सुरक्षा दिल्ली पुलिस से लेकर सीआरपीएफ को देने की? पहले लगा यही खबर आई, अब आज खबर आई है कि उनकी सुरक्षा वापस दिल्ली पुलिस को दे दी गई है। अब वापस दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगी रेखा गुप्ता को। अब ये बड़ा अजीब सा है, ऐसा नहीं होता, पहले भी नहीं हुआ, कभी सुनने में नहीं आया कि एक हाई प्रोफाइल शख्सियत, एक चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी को दो, फिर वापस पहली एजेंसी को दे दो जिस पर ढिलाई का आरोप लगाओ। तो अब ये क्या दिल्ली पुलिस की छवि को जो झटका लगा उससे वो उबारने के लिए दिल्ली पुलिस के क्या कमिश्नर साहब ने कहा कि नहीं साहब ये जिम्मा हमारे पास रहने दीजिए, क्या वजह रही? ये फैसला होम मिनिस्ट्री का है ना सर? होम मिनिस्ट्री फैसला करती तो ये अटपटा नहीं है? और होम मिनिस्ट्री तो दोनों ही फैसले होम मिनिस्ट्री को ही करना है, दिल्ली पुलिस पर होम मिनिस्ट्री नहीं, दिल्ली पुलिस से लिया भी था और अब दिया भी उसको। अटपटा फैसला है। और मुझे लगता है कि वही सीपी साहब ने कहा होगा कि भाई हमारी इमेज के लिए ये ठीक नहीं है कि दिल्ली मुख्यमंत्री की जो सुरक्षा है वो हमें नहीं मिले उस वजह से। हालांकि मुझे नहीं लगता कि जेट सिक्योरिटी जो है दिल्ली पुलिस वाले लोग देखते हैं, उनके लिए एक अलग तरीके से व्यवस्था की जाती है, लेकिन उसका मकसद यही होगा कि सीपी साहब का ये प्रेशर होगा, या मतलब एक रिक्वेस्ट होगी आप कह लें कि कम से कम दिल्ली पुलिस की इमेज सुधारने के लिए। नहीं तो विपक्ष जो है थोड़े दिन बाद आरोप लगाता ना कि इस पुलिस पे क्या भरोसा करे जो अपने मुख्यमंत्री की सुरक्षा नहीं करती। देखिए इसमें क्या है कि हर राज्य के मुख्यमंत्री की सुरक्षा आमतौर पर उनके राज्य की पुलिस के ही जिम्मे होती है। योगी जी की सुरक्षा में उत्तर प्रदेश पुलिस है, देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा महाराष्ट्र पुलिस है। तो वो यहाँ दिल्ली चूंकि एक अर्ध राज्य है तो दिल्ली पुलिस सुरक्षा करती रही है, एलजी की भी और उसकी भी। पहली बार सीआरपीएफ को दी गई इस घटना के बाद, और ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद दिल्ली पुलिस की छवि पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया था, और चूंकि दोनों होम मिनिस्ट्री के अधीन है, दिल्ली पुलिस भी और सीआरपीएफ भी, तो ये गृह मंत्रालय ने तय किया कि वापस दे दिया जाए, और कुछ निर्देश भी दिए होंगे कि उनकी जो है सुरक्षा व्यवस्था में लोग बढ़ाए जाएं और ज्यादा अनयूजुअल। हाँ, मतलब यूजुअल। एक खबर आ रही है इस वक्त पश्चिम बंगाल से, मैं आपको बता दूं, बड़ी खबर मुर्शिदाबाद से है, जहां पर टीएमसी के विधायक को ईडी के अफसरों ने दौड़ा कर पकड़ा। इसमें वर्ड दौड़ा कर ही इंपॉर्टेंट है। विधायक जीवन कृष्ण साहा, ये टीचर भर्ती घोटाले में ईडी ने इनको गिरफ्तार किया है। ये पहले भी गिरफ्तार हुए थे, फिर सुप्रीम कोर्ट से इनको जमानत मिल गई थी तो बाहर थे फिलहाल। अब ईडी की टीम दोबारा इनके घर पर रेड करने के लिए गई तो विधायक जी दीवार कूदकर भागने लगे। विधायक दीवार कूदकर भाग रहा है, और उसके बाद केंद्रीय बलों के जवानों ने एक खेत से इनके पीछे दौड़ कर इनको जाकर के पकड़ा। और भागते वक्त ये भी सुनिए, ये तो मतलब क्रिमिनल जैसा बर्ताव है। भागते बाद विधायक जी ने अपने 2 मोबाइल फोन तालाब में फेंक दिए, और ईडी ने बाद में उनको वहां पानी से निकाला और उनको जांच के लिए भेजा गया। ऐसा क्या था उनके फोन में जो उनको तालाब में फेंकने पड़े वो फोन? फिलहाल विधायक को कोलकाता ले जाया गया है, जहां ईडी की विशेष अदालत में उनकी पेशी की जाएगी। बड़ा विचित्र मामला है। और टीचर भर्ती घोटाले का इसी में पार्था चैटर्जी जो है वो जिनके फ्लैट से करोड़ों रुपए का बार जो है वो देखने को मिला था। ठीक से बताइए। उनके मित्र के फ्लैट गड्डी रखने के लिए उन्होंने अपनी एक दोस्त को एक कमरा खरीदवाया, तो उसमें एक कमरा ऐसा था फ्लैट में जिसमें जाते थे गड्डी फेंकाते थे। मतलब ऐसे पैसा रखा था, ऐसे ढेरी लगी हुई। और ये विधायक जो जमानत पर हैं, अब तो मुझे नहीं लगता कि जमानत कभी ले पाएंगे निकट भविष्य में। तालाब में फोन भागे खेतों में और तालाब में फोन फेंक दिए। अच्छा, समझ में नहीं आया, जो जमानत पे है तो भागने की क्या जरूरत थी भाई? वो रेड करने गई ना, रेड करने वो दोनों देते क्या दिक्कत? नहीं तो वो जमानत के बाद तो दूसरा मामला हो गया ना। ये तो अब फोन में, इसका मतलब फोन में ही कुछ था, कुछ रहा होगा। दूसरा मामला होगा तो भाग के आप बच जाएंगे। मोदी जी जो बिल आ रहा है करप्शन के खिलाफ, सब विरोध क्यों हो रहा है समझ में आ रहा है ना। कर्नाटक के विधायक क्या करोड़ों रुपया निकल रहा है, वो अरेस्ट हो रहे हैं। अब ये विधायक अपना फोन छोड़ के भाग रहे हैं, तो भ्रष्टाचार का विरोध कौन कर रहा है? ये तो कर रहे हैं ना सर, कि भ्रष्टाचार जो पैसा बनाया है जिस तरीके से, चाहे सुब्रतो हो, उनके पॉल हो, उनके जो टीएमसी के मंत्री रहे हो, अब कर्नाटका के मंत्री क्या है, डीके शिव कुमार पहले जेल जा चुके हैं, अब ये टीएमसी के विधायक पकड़ाई में आ रहे हैं। इसके पहले झारखंड के राज्यसभा सांसद क्या करोड़ों रुपया निकला। तो यही लोग विरोध करेंगे ना कि अगर भ्रष्टाचार कैसे पकड़ के कैसे लाया जा रहा है विधायक को, देखिए आप, मतलब मुजरिम की तरह पकड़ना पड़ रहा है उनको। वो भाग रहा है, अपराधी की तरह विधायक भाग रहा है। वो हो ही गए। कर्म अगर ऐसे कर रहे हैं तो
कर्मफल तो ऐसा ही है। खबर मुंबई से आपको देता हूं। इस साल मुंबई में बीएमसी के चुनाव से पहले बीजेपी ने एक बड़ा परिवर्तन किया है। अमित साटम को नया बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने आशीष शेलार की जगह ली है, जो फडणवीस सरकार में मंत्री भी हैं। अमित साटम अंधेरी वेस्ट से 3 बार के विधायक हैं, लेकिन जो इनसे पहले आशीष शेलार जो थे, वो एक तो लंबे समय से थे, अगर मैं ठीक हूं तो समीर जी, और वो एक हाई प्रोफाइल शख्सियत है। तो क्यों ये परिवर्तन किया गया, वो भी चुनाव से हैं, पहले बताइए। इसके 2-3 कारण रहे। एक तो कारण ये रहा कि आशीष शेलार मंत्री बन गए देवेंद्र फडणवीस की सरकार में, और उसके बाद से उन्होंने जब कहा था कि भाई अब मैं मंत्री भी हो, देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि भाई जल्दी नए अध्यक्ष मिलेंगे। अभी महाराष्ट्र के अध्यक्ष रविंद्र चौहान को बना दिया गया था महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी का, तो चल रहा था कि मुंबई में अध्यक्ष बदलेंगे। और लगातार जिस तरीके से सरकार के अंदर वो काम कर रहे थे, बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष भी है वो, मतलब बीसीसीआई के क्रिकेट प्रशासन में उनकी बड़ी दखलंदाजी आशीष शेलार की। तो अब लग रहा होगा पार्टी को कि बीएमसी चुनाव आ रहे हैं, तो अब एक नया चेहरा लेकर आना है। तो मुझे लग रहा है कि एक मंत्री के पास एक काम की जिम्मेदारी रहे, बड़ा मंत्रालय उनके पास, आईटी प्रौद्योगिकी मंत्रालय उनके पास, बड़ी जिम्मेदारियां हैं। तो अब ये था कि नए विधायक को लेकर आना है, और देवेंद्र फडणवीस चाह रहे थे कि भाई मुंबई का बदले बीएमसी के पहले, तो इसलिए नए विधायक को, युवा को लेकर आए। अंधेरी से विधायक है, अच्छे विधायक संघ पृष्ठभूमि से आते हैं। ठीक है सर, अंतिम क्योंकि समय में अंतिम मिनट है, तो इसमें एक खबर आपको पाकिस्तान से दे रहा हूं। ये पाकिस्तान के लिए रिलीफ की खबर होगी कि, और ये जियो न्यूज के हवाले से मैं आपको खबर दे रहा हूं, मतलब पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडस वाटर ट्रीटी को जब से हमने अबेयंस में रखा या सस्पेंड किया, उसके बाद से पहली बार नई दिल्ली ने इस्लामाबाद को तवी नदी में बाढ़ आने की जानकारी दी है। झूठ है, गलत खबर है ये। सरकार ने बहुत साफ साफ बता दिया, ये पूरी तरह से झूठ है, ये पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है। अच्छा, तो पाकिस्तानी कह रहे हैं इंडिया ने जानकारी दी है। ये वो ऐसा कह रहे, ये बिल्कुल नहीं दिया गया है, कोई जानकारी नहीं दी गई। IWT अभी भी अबेयंस में है। नहीं, IWT अबेयंस में केवल ये जानकारी भी नहीं दी है, क्योंकि नहीं दी। इसमें समझौते में ये भी है कि वाटर लेवल्स की जानकारी दी जाती है दूसरे नहीं, देश लेकिन को। कोई जानकारी नहीं दी गई। जो ये पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि पहली बार तवी नदी में बाढ़ आ सकती है, इसकी जानकारी जो है वो पाकिस्तान को दी गई है। देखिए, मेरी जो जानकारी है कि पाकिस्तान इसको क्लेम कर रहा है, क्योंकि उनके जो जियो न्यूज की तरफ से किया गया है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से न तो कोई इस पर बातचीत हुई है, न कोई जानकारी दी गई है, और जानबूझकर इसलिए कहा जा रहा है जिससे कि लोगों में माहौल बने कि हमको ये भी क्लेम कर रहे हैं कि इंडियन हाई कमीशन ने पाकिस्तान को ये जानकारी भारत सरकार 24 अगस्त की सुबह, यानी कल सुबह दी। अगर ऐसे प्रोपेगेंडा करेंगे तो उसका जवाब प्रोपेगेंडा से होता है। आधार पे कह सकते हैं। नहीं, मैं वही तो कर रहा हूं, वो किस आधार पर ठीक। देखिए, वैसे तो अगर बाढ़ की जानकारी दे रहे हैं, केवल बाढ़ की जानकारी दी जा रही है, क्यों नहीं देना जानी चाहिए? क्यों देना? वो भी ना दे, बिल्कुल कोई नहीं देना। बाढ़ आने दे आ रही तो देखिए, मानवता वहां तक होती जहां तक मानवता बची रहे। जब गोली चलेगी, जान जा रही, तो मानवता नहीं बचनी चाहिए। तो मानवता की वजह से तो हमने खाली आतंकवादी ठिकानों को मारा था। ठीक, हमने चलिए सर, अब नागरिक ठिकानों पे नहीं मारा चूंकि इन्होंने इस पे संदेह जाहिर कर दिया, तो इंडियन भारत मानवता सरकार की का वजह कोई से ही क्या खाली पक्ष है, आतंकवादी ठिकानों पे हमला किया वो गया। भी जो है सामने हम रख देंगे। बहुत शुक्रिया आप समय इतना ही, त्रिपाठी जी, विजय जी, विनोद जी, समीर जी, बहुत धन्यवाद आपका।